नमस्कार। सन 2005 से जो आज तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसे जातियों में बटे राज्य में किसी भी जाति का समर्थन ना करने की राजनीति जिन्होंने सक्सेसफुली अपनाई, जो विकास पुरुष और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे श्री नीतीश कुमार जी के बारे में यह कहा जाता है कि अलायंस कोई भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो 16 साल मुख्यमंत्री रहने का विक्रम कर पाए? क्या नीतीश कुमार के लिए बिहार में कोई दूसरा पर्याय उपलब्ध नहीं है? आखिर क्यों नीतीश जी गठबंधन बदलते रहे और इसके बावजूद भी सत्ता में वापस आ जाते हैं? अगले कुछ ही मिनटों में देखते हैं बिहार का सच। बिहार की परिस्थितियों को जानने के लिए बिहार के इतिहास में झांकना जरूरी हो जाता है। अनेक धर्मों की जन्मभूमि कहलाने वाला बिहार, भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध की भूमि कहलाने वाला बिहार, जिस चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी पूरे देश के नेता बने, वो बिहार, पूरे देश को जिस आंदोलन ने दिशा दी, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का बिहार, ऐसा जाज्वल्यमान इतिहास बिहार का रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ बिहार की एक और पहचान रही है, दलितों का शोषण उच्च जातियों द्वारा, जहां सबसे ज्यादा पैमाने में हुआ। डोला प्रथा जैसी भयानक प्रथा है जहां उच्च जाति के लोगों द्वारा चलाई गई। अनेक जातिगत बाहुबली नेताओं द्वारा अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक दूसरे पर किए गए भयानक नरसंहार का भी बिहार साक्षी। स्वतंत्र भारत में अगर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं हुई हो, जातिगत बैर के कारण अत्याचार हुए हो, तो उनमें बिहार चोटी के स्थान पर आता रहा है। अनेक सामाजिक मानकों में, सोशल इंडिकेटर्स में सबसे पिछड़े राज्य के तौर पे बिहार का नाम कई सालों से आता रहा है। 1990 में लालू प्रसाद यादव जी के मुस्लिम, यादव और दलित, इस समीकरण की वजह से बिहार में विकास को कभी भी प्राधान्य नहीं दिया गया। लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद राबड़ी देवी के माध्यम से जो रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट चलाया गया, उसमें कई बाहुबली नेता तैयार हुए। प्रशासन का मजाक बन गया। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज प्रदेश में बची नहीं थी। प्रदेश का क्राइम रेट सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था। ऐसे माहौल में एंट्री होती है नीतीश कुमार की 2005 में। बीजेपी और जेडीयू के कोएलिशन गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य रहा था, और वो था सुशासन और विकास। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज के होने के बावजूद भी कुर्मी समाज की सभाओं में उन्होंने कभी भी जाति विषयक टिप्पणी नहीं की। हमेशा उन्होंने खुद को सारी जातियों के परे रखा। जहां नीतीश वहां विकास, ये बात बिहार के लोगों को बताने में नीतीश जी सफल रहे। भाजपा के साथ का रिश्ता 2014 में उन्हें तोड़ना पड़ा, उसकी भी यही वजह थी। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार अपने आप को हमेशा जाति और धर्म से परे रखना चाहते थे। मोदी जी को समर्थन देना उनकी सेक्युलर इमेज को बड़ा झटका साबित हो सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा के साथ का गठबंधन तोड़कर लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाया। लेकिन यह प्रेम संबंध ज्यादा दिन टिका नहीं। पर टिकता भी कैसे? नीतीश को किसी जाति से जुड़ना नहीं है, और लालू का संपूर्ण राजनीतिक समीकरण पिछली जाति, यादव, मुस्लिम और दलितों के ऊपर आधारित है। 2014 में नीतीश जी को नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा दिख चुका था। उस लोकसभा चुनाव में नीतीश जी की पार्टी महज 2 लोकसभा सीटों के ऊपर सीमित रह गई थी। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के तीखे तेवर और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से नीतीश जी को वापस बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। बीजेपी का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा थे सुशील कुमार मोदी, जो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक सुशील कुमार मोदी बिहार में रहे, जेडीयू और बीजेपी का समीकरण सही चला। लेकिन नीतीश कुमार का बार बार केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध स्टैंड लेना बीजेपी को खलने लगा था। बीजेपी की देश में बढ़ी हुई ताकतों के बावजूद भी वो अपने आप को बिहार में छोटा महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी थी। भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी का ये बड़ा सिंपल अप्रोच रहा है, जहां भाजपा होगी वहां वो डोमिनेंट पोजीशन में होनी चाहिए, ताकि भाजपा की नीतियों को लागू करते हुए और विकास के मोदी मॉडल को लागू करते हुए बीच में कोई रुकावट ना आए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सन 2014 में बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा
और अकेले लड़ने का निर्णय लिया। वैसे ही बिहार में भी अमित शाह जी बीजेपी को डोमिनेंट बनाना चाहते थे। इसीलिए पहला स्टेप यह लिया गया कि नीतीश जी के करीबी जो बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता है जैसे सुशील कुमार मोदी जी, उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर किया गया। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा और उनकी सीटें महज 43 तक आ गई। ये चिराग मॉडल भी बीजेपी ने तैयार किया गया, ऐसा कई लोग मानते हैं। आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो पिछले 2 सालों में कई ऐसी चीजें की गई है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बीजेपी का मोहरा बनाया जा सके। उनकी कई मांगों को दरकिनार किया गया। जैसे मोदी जी के सेकेंड टर्म में जेडीयू को महज एक मिनिस्ट्री दी गई थी। नीतीश कुमार को पूछे बगैर जेडीयू के आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार की बरसों पुरानी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। उस मांग को कभी पूरा नहीं किया गया। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जो कि भाजपा से आते हैं, उनके द्वारा कई बार नीतीश सरकार के कामों पर प्रश्न उठाया गया। नीतीश जी की तरफ से कई बार उन्हें हटाने की मांग की गई, लेकिन उसे सुना नहीं गया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी चीजों को देखते हुए नीतीश जी समझ चुके थे कि अब भाजपा के साथ रहना मुश्किल है। नीतीश जी की समस्या यह है कि 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो अपनी पार्टी जेडीयू को स्वावलंबी नहीं बना सके। मतलब जेडीयू कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं आ सकी जहां पर वो खुद अपने दम पर सरकार बनाए। उन्हें हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही रही है। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार का केंद्र के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित ना रहना, आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें राज्यसभा का टिकट ना देकर केंद्र की मिनिस्ट्री छोड़ने पर मजबूर कर देना और उन पर खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा के पार्टी से निलंबित करना, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से मिलने का वक्त मांगना, आरजेडी के नेताओं से करीबी बढ़ाना, ये सारे चिन्ह पर्याप्त थे ये बताने के लिए कि अब नीतीश और भाजपा का साथ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस आरजेडी के साथ भूतकाल में नीतीश जी कुछ साल भी सरकार नहीं चला पाए थे, उस आरजेडी के साथ जाके भी क्या फायदा? अगर ये अनैसर्गिक गठबंधन हो भी जाता है तो भी कितने दिन चलेगी सरकार? दोनों पार्टियों की विचारधाराएं पूरी तरह अलग अलग है। नीतीश जी को अगर कोई सुशासन बाबू की तरह जानता है तो लालू जी को उनके जंगल राज के लिए याद किया जाता है। अगला प्रमुख चुनाव 2024 में होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, इनको तीनों को मिला के एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार जेडीयू के बगैर बीजेपी को कितनी सीट्स ले पाएगी ये देखना रोमांचक होगा। चाहे जैसी भी परिस्थितियां बदले, अब तक तो यह देखा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश जी इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। क्या पता अगले 1.5 साल में वो वापस बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। अभी आई खबर के अनुसार नीतीश जी ने अपने सीएम पद का इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और वो राजद के पास जाके मिले हैं, राबड़ी देवी को जाके मिले हैं। जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन नीतीश जी के मन की बात आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अब देखना यह है कि यह सरकार जो अभी बनने जा रही है जेडीयू और आरजेडी की, वो कितने टर्म टिकती है। 2024 के अंदर जेडीयू का क्या स्टैंड रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी हालातों के ऊपर भाजपा के चाणक्य अमित भाई शाह, उनकी तरफ से क्या अगला कदम लिया जाता है, ये सभी चीजें देखना बहुत ही रोमांचकारी रहने वाला है। तो ये था नीतीश कुमार जी के 16 साल मुख्यमंत्री बने रहने के वीडियो का एनालिसिस। ऐसे ही राजनीति के अनोखे एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए राजतंत्र चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को याद से लाइक कीजिए। धन्यवाद।